और जल जीवन मिशन महाघोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, संजय बड़ाया को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के अधिकारियों ने पेश किया है अदालत में, विशेष अदालत में पेशी की गई। आज संजय बड़ाया की रिमांड पूरी हो चुकी है। आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से संजय की रिमांड पूरी हो गई। विशिष्ट न्यायाधीश सीबीआई संख्या 3 की अदालत में पेश किया गया। अदालत संजय बड़ाया को न्यायिक हिरासत में भी भेज सकती है। तो अदालत की ओर से क्या फैसला आता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जल जीवन मिशन घोटाला मामले से जुड़ी यह खबर है, जहां पर जांच लगातार जारी है। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सीधे। राकेश, क्या अपडेट वहां से, क्या लग रहा है, आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा आरोपी को? बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की है और इससे पहले जो ठेकेदार और दूसरे जलदाय विभाग के इंजीनियर्स हैं उनसे पूछताछ हुई है, उन्होंने काफी अहम सबूत इसमें प्रवर्तन निदेशालय की टीम को दिए हैं। और उसके बाद उन तमाम सवालों की एक लंबी जो फेहरिस्त बनाई गई थी ईडी के अधिकारियों के द्वारा, जिसमें उनको लेकर के पूछताछ की गई। पदम जैन ठेकेदार के यहाँ जो दस्तावेज मिले उसके मोबाइल की डिटेल निकाली गई और पदम जैन ठेकेदार ने खुद अपने बयानों में ये बताया था कि जो संजय बड़ाया है उसने 5.5 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है ली थी। अकेले संजय बड़ाया ने घूस की राशि ली और ये घूस की राशि कैश में लेने के साथ साथ जो है अपने जो संजय बड़ाया के पिता थे हरिनारायण बड़ाया, उनके बैंक खातों में भी ये राशि ट्रांसफर हुई है। इसके अलावा जो ठेकेदार और इंजीनियर हैं उन्होंने एक गंभीर बयान दिया है कि जो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी थे वो लगातार जो है अधिकारियों पर प्रेशर बनाते थे कि जो संजय बड़ाया कहे उन्हीं के दिशा निर्देशों की पालना की जाए। तो संजय बड़ाया लगातार अनैतिक काम करवाता था और जो है कहीं ना कहीं जो एक प्राइवेट व्यक्ति जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों के कामकाज में दखल करता था, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों को मजबूर करता था, वो तमाम एक लंबी फेहरिस्त जो है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास थी और उनके संबंध में पूछताछ की गई है। चूंकि जो संजय बड़ाया 2022 से पहले जो है एक मेरू लैंड इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, वहां 7 से 8 लाख की सैलरी थी। एक किराना स्टोर इनका था जिसका नाम कल्याण किराना स्टोर था, लेकिन उसके बाद अचानक जो है एक किंग बन गया, एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई श्री चमत्कारेश्वर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट कंपनी, जिसमें इनकी पत्नी नैना बड़ाया भी उसमें पार्टनर है और इनके परिजनों के नाम से भारी अकुत संपत्तियां आने लगी। साथ ही बड़ी प्रॉपर्टी की डीलिंग में भी इनका नाम सामने आया है। तो इसको लेकर के ईडी के अधिकारियों ने काफी अहम साक्ष्य जुटाए हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के सेक्टर से भी, बैंकों से भी डिटेल खंगाली गई है। उन तमाम डिटेल्स के बारे में पूछताछ की गई। चूंकि पहले 3 बार संजय बड़ाया को समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन संजय बड़ाया जब उपस्थित नहीं हुआ था तो ईडी ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में वो तमाम साक्ष्य पेश किए हैं जिनके आधार पर संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया। और संजय बड़ाया की जो पीएमएलए एक्ट के तहत क्यों जो है इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। तो अब ईडी ने पूछताछ की है संजय बड़ाया से कुछ ऐसी जानकारियां कि इतनी बड़ी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते थे, जो अधिकारियों के बयान लिए गए हैं, चूंकि जो अधिकारियों ने बयान दिए हैं, साथ ही जो ठेकेदारों से घूस ली जाती थी, कमीशन लिया जाता था, क्या वो ऊपर तक जाता था? चूंकि जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के कहने पर उन्होंने इस तरह का काम किया है और ठेकेदार सहित कई अधिकारियों ने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री पर जो है ऐसे आरोप भी लगाए हैं। तो अब ईडी ने उन तमाम अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है संजय बड़ाया से पूछताछ के दौरान, बल्कि और नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि ईडी की कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। क्या तैयारी देख पा रहे हैं ईडी की ओर से? बिल्कुल, अब चूंकि कड़ी जुड़ी है, इस कड़ी से अधिकारियों और ठेकेदारों से बयान लेने के बाद में जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं या और भी जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, ऐसे कौन कौन से लोग थे जो जिसके कारण संजय बड़ाया जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाता था। चूंकि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी तरीके से एक लोक सेवक को नहीं धमका सकता, इसके कानून भी बने हुए हैं। लेकिन मजबूरन अगर लोक सेवकों को जिस तरीके से इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच को गलत करने के लिए दबाव बनाया गया अधिकारियों पर कि जो इसकी सही नहीं करनी है, कई सारे खुलासे होते चले जा रहे हैं। राकेश, अब पेशी हो रही है, आप नजर बना रखिएगा, देखना आगे क्या कार्रवाई ईडी की ओर से की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फिर से बड़ा झटका लगा है। अब 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद होने जा रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल अगस्त में प्रदेश की जनता को छूट दी थी, जिसे अब बंद किया जा रहा है।
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका। 200 यूनिट से अधिक खपत पर देना होगा फ्यूल सरचार्ज। उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट बंद। अगस्त 2023 में कांग्रेस सरकार में 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस छूट पर रोक का फैसला लिया है, जिसके चलते घरेलू बिजली उपभोक्ता को भारी झटका लगने वाला है। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट मिलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने फ्यूल चार्ज निःशुल्क करने का काम किया था। इस राज्य सरकार ने वो फ्यूल चार्ज फिर से लगाने का काम किया, जिससे कि 15 लाख उपभोक्ता उससे प्रभावित हो गए। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और इसका वो कहना चाहते हैं कि समय रहते आप चेतिए, क्योंकि आपको आमजन किसान मजदूर की सेवा करने के लिए सरकार ने स्थापित किया था, लेकिन आप प्रतिदिन गलत फैसले कर आमजन किसान मजदूरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से 15 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिनमें से 8 लाख उपभोक्ता पहले छूट का लाभ उठा रहे थे। उपभोक्ताओं को हाल ही में जारी किए गए बिलों में अब फ्यूल सरचार्ज भी शामिल है, जिससे उन पर 100 से 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सरचार्ज की गणना 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से की गई है। इस कदम से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। विपक्ष का तो क्या कहा जाए, विपक्ष को ये पता है क्या कि कितने प्रतिशत छीजत बिजली की उनकी पार्टी के शासन में रही है। अगर 40% तक छीजत में पहुंच गई हो तो ये आश्चर्य की बात है। तो अब कुछ इस तरीके से आपका बिल आएगा, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बात अगर विद्युत खपत की करें तो पहले 600 यूनिट और अब भी 600 यूनिट ही होगा। लेकिन विद्युत खर्च की अगर हम बात करें तो पहले भी 4315 था और अब भी ये 4315 ही होगा। लेकिन अगर बात स्थायी शुल्क की करें तो ये पहले भी 345 थे और अब भी 345 रुपए ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अगर हम बात करें तो पहले 240 रुपए और अब भी 240 रुपए ही आपको देने होंगे। वहीं अगर नगरीय उपकार की बात करें तो पहले 90 रुपये और अब भी आपके लिए 90 रुपये ही रहेगा। लेकिन अगर बात अब फ्यूल सरचार्ज की करें तो पहले 0 था, लेकिन अब 366 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब ऐसे में कुल राशि अगर हम देखें तो पहले 4990 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 5356 हो गई है। अब इसमें अगर हम सीएम निःशुल्क रुपये बिजली सब्सिडी को घटा दें, जिसकी रकम 562 रुपये 50 पैसे थी और अब भी ये 562 रुपये 50 पैसे ही होगी। कुल मिलाकर अब ये बिल हुआ 4427 रुपये 50 पैसे जो पहले था, लेकिन अब आपको देने होंगे 4793 रुपये 50 पैसे। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में लिखित में छूट को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस बाबत पूछा था, क्योंकि इसका भार सरकार को ही उठाना पड़ता। सूत्रों की माने तो ऊर्जा विभाग ने इसका आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात चांदीपुरा वायरस की। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण फैलने के बाद बांसवाड़ा में भी अलर्ट जारी किया गया है। यदि किसी बच्चे में इसके लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सैंपल RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में भेजा जाएगा। वहां से सैंपल पुणे लैब में भेजकर जांच की जाएगी। वागड़ अंचल से गुजरात के क्षेत्रों से लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है और ऐसे में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पीएमओ खुशपाल सिंह ने बताया कि गुजरात में फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर अब प्रशासन एक्टिव मोड पर है और इसे लेकर जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाओं वाले वार्ड को रिजर्व कर लिया गया है। सबसे पहले तो हमने जो शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ को पाबंद किया है कि अगर इस तरह के लक्षणों का कोई भी मरीज या बच्चा आए तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था हो।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए विधानसभा में आज सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार की टिप्पणी पर चर्चा करेंगे, जिसे लेकर जमकर ठहाके लगे। कांग्रेस विधायक ने सदन में कहा कि राज और बीवी आने के बाद जाने नहीं चाहिए, जिसका राज चला गया वो खुद कमजोर है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि आपका परफेक्ट अनुभव है। और भीलवाड़ा पुलिस ने रॉयल्टी को लेकर हुए विवाद मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और 9 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसका शहर में जुलूस भी निकाला गया। देखिए। भीलवाड़ा पुलिस को 9 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिछले साल रॉयल्टी मामले में झगड़े में फरार चल रहे आरोपी मनीष जाट को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश मनीष जाट ग्राम पंचायत पांसल का उप सरपंच भी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद शहर में जुलूस भी निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। शहर में माहौल बिगाड़ने वाली धरपकड़ की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा रॉयल्टी विवाद को लेकर ये मुख्य आरोपी है मनीष जाट, 5000 का इनामी आरोपी है। इसको पुलिस ने घर दबोचा है। श्याम सुंदर विश्नोई जो कि सीओ सदर है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई है पूरी। हमारे साथ श्याम सुंदर विश्नोई बात करते हैं। सर, अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, आज एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। हाँ जी, ये 2023 में रॉयल्टी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष जाट, जिस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। ये ग्राम पंचायत पांसल का उप सरपंच भी है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस ने बदमाश मनीष का जुलूस निकाला। न्यूज 18 से बातचीत में सीओ सदर श्याम सुंदर विश्नोई ने अपील की और कहा कि कोई भी घटना हो उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि समय पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आमजन से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार से अपराधियों से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसी ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस निरंतर काम करती रहेगी। पुलिस के इस काम को लेकर आमजन उनकी सराहना कर रहे हैं। इसके साथ अपराधियों को भी यह संदेश दिया गया कि सुधर जाए, वरना ऐसे ही अकड़ निकाली जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत उनके दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। श्याम सुंदर विश्नोई जो कि सीओ सदर है, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5000 का इनामी था। कहीं ना कहीं सड़क पर इसका जुलूस भी निकाला जा रहा है, ताकि जो आमजन है उनको विश्वास पैदा हो, उनका भय खत्म हो और पुलिस पे लगातार जो आमजन का विश्वास है वो बना रहे। संतोष सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अगली खबर का, राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन एंटी वायरस ने साइबर क्रिमिनल्स में हड़कंप मचा दिया। झुंझुनू पुलिस साइबर सेल की मदद से अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू एसपी ने बताया कि ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत झुंझुनू पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अब तक 18 कार्रवाई कर 18 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 4 बैंक पासबुक और 1 गाड़ी को भी जब्त किया है। वहीं झुंझुनू पुलिस ने गुम हुए 90 मोबाइल फोन रिकवर करके उनके मालिकों को भी सुपुर्द किया है। वहीं साइबर फ्रॉड के मामलों में इस वर्ष अब तक करीब 1.5 करोड़ की राशि को होल्ड करवाई गई और उसमें से 78 लाख रुपए परिवादियों को लौटा दिए गए। ये पूरे राज्य भर में पीएचयू के निर्देशानुसार ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है। झुंझुनू जिले की अगर मैं बात करूं तो इस ऑपरेशन में हमने अभी तक 18 साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनसे हमने 18 मोबाइल फ़ोन, 19 सिम कार्ड, 1 4 व्हीलर, 4 बैंक पासबुक, इन लोगों को ये सारी चीज़ें हमने सीज की है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से नहीं छिपी। कहीं अस्पताल परिसर में कचरा पसरा है तो कहीं डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। लेकिन सवाई माधोपुर जिला अस्पताल की व्यवस्था कथा सबसे जुदा है। इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों की बेतरतीब कतार, स्ट्रेचर खींचते तीमारदार, खराब पड़े कंप्यूटर प्रिंटर, भीषण गर्मी में धूल फाकते कूलर, ड्यूटी से नदारद डॉक्टर,
जहां तक नजर वहां तक अव्यवस्था का मंजर। अव्यवस्था की और किन किन तस्वीरों से दो चार होने की हसरत कसमसा रही है। अस्पताल है या अव्यवस्थाओं का अड्डा, समझ से परे है। जिक्र छोड़िए और मरीजों और उनके तीमरदारों की जुबान पर दर्द भरी दास्तान चली आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। 4-5 दिन से मैंने बोतल चढ़ा था, किडनी चढ़े की बोतल में घबराता था। यहाँ से एलर्जी हो रही, मतलब प्लेन नहीं पड़ती, झटका लगते हैं, तो बस ऐसे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चैम्बर में नहीं है, चैम्बर में नहीं, 10:30 मरीज को नहीं दिखा पाए। हाँ। अस्पताल पहुंचकर राहत की सांस लेने से पहले कदम कदम पर जिस अव्यवस्था से मरीजों और उनके तीमरदारों को जूझना पड़ता है, उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब इसी तस्वीरों को ही देख लीजिए। अस्पताल परिसर में फैले कचरे के अंबार में न जाने कितने किस्म के मच्छर पनप रहे। मच्छरों के डंक अच्छों को अस्पताल भेज सकते हैं, मरीजों की तो बिसात ही क्या। कितने देर में नंबर आता है सोनोग्राफी में? 2-3 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लग रहा है यहाँ? आधा घंटा लग रहा है। भीड़ ज्यादा है? परेशान करने वाली ये तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित जिला अस्पताल की है। कहने को तो अस्पताल में ठेके पर 18 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में हर तरफ गंदगी का आलम है। अस्पताल में 14 गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद यहाँ आराम फरमाते कुत्ते आपको नजर आ जाएंगे। अस्पताल के पर्ची काउंटर के कई कंप्यूटर और प्रिंटर खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनसे ही पर्चियां काटी जा रही हैं, जिससे काउंटर के आगे मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिम्मेदार से पूछिए तो आदतन आश्वासन देकर अपना फर्ज पूरा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर का 8 से 2 बजे का अभी वर्तमान में टाइम चल रहा है। डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई वार्ड है जहाँ पे जैसे सर्जन है, वो ट्रॉमा वार्ड है, उनका सर्जिकल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, फिजिशियन है, उनके टंग के आईसीयू है, कई वार्ड है, वहाँ पे राउंड में जाते हैं। लेकिन परमानेंटली हमारे 2 फिजिशियन, 2 सर्जन, ENT विभाग के सारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मरीज आता है वो कहता है साहब मेरे को पर्टिकुलर डॉक्टर को ही दिखाना, और वो डॉक्टर का राउंड में या छुट्टी पे है तो उसकी हम पूरा नहीं कर सकते। वो तो जब डॉक्टर राउंड लेके आएगा तभी देखेगा। समस्या वहाँ पैदा होती है। अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग की उपेक्षा की मार मरीजों को भुगतनी पड़ रही है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद संजोइए कि तस्वीर बदलने की पीएमओ की कोशिश कामयाब हो और मरीजों और तीमरदारों को थोड़ी राहत नसीब हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां पर कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गिर सोमनाथ में लबालब पानी भर चुका है और स्थिति गंभीर है। इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर भी तेज लहरों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वेरावल के उम्बा गांव में एक तेंदुआ सैलाब में फंसा हुआ नजर आए। तस्वीर देखिए, जहां पर एक तेंदुआ भी तेज बहाव का सामना करते हुए परेशान नजर आया। काफी जद्दोजहद के बाद तेज बहाव को चीरते हुए वो बाहर निकलता है। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, गुजरात के गिर सोमनाथ से ये तस्वीर है, जहां पर लहरों का बहाव काफी ज्यादा तेज है। ऐसे में क्या इंसान और क्या जानवर, एक तेंदुआ भी इस पानी में फंसा हुआ नजर आता है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद उसकी जान बच जाती है। और राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनगर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। दरअसल असेंबली के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे 4 बच्चियां घायल हो गईं, जिन्हें स्कूल स्टाफ ने किशोर नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। 2 बच्चियों के गंभीर रूप से चोटिल होने की खबर है। एक बच्ची को आरके जिला अस्पताल रेफर किया गया। मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में नोबेक डे का कार्यक्रम हो रहा था हॉल में, तो वहाँ से एकदम से ब्लास्टर आके हमारे ऊपर गिर गई। मैं और मेरे साथ में 3 लड़कियां, एक के तो टाके आए और एक के हाथ पे लगी और मेरे यहाँ पे लगी।
और छात्र संघ चुनाव की मांग और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर झुंझुनू एसएफआई ने प्रदर्शन किया। एसएफआई ने राजकीय आर मुरारका पीजी महाविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। छात्रों ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा करने की मांग की है। इंजीनियर को डरा धमका के इनसे रिश्वत लेते थे। रिश्वत का केस आया है, वो रिश्वत प्रोसीज ऑफ क्राइम एडी ने माना है और उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया था और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है और इनकी न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है और 30/7 को वापस बुलाया है कोर्ट ने। कुछ रियल एस्टेट कंपनी भी चमत्कार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। जो भी कुछ होगा, जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कोर्ट में पेश होगी तब हम आपको बता देंगे। सर, अभी इनिशियली ये बताया जा रहा है 5 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास का हिसाब ईडी को मिला है। 5 करोड़ 40 लाख का हिसाब हमको उनको प्रॉपर्टी से मिला है। उनके फादर के नाम पे प्रॉपर्टीज कर रखी थी। सब हमने न्यायालय में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में उनको दे दिया और कोर्ट को बता दिया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा वो न्यायालय में आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। राइट सर, इस संबंध में दूसरे कुछ अधिकारी और जो है इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन अधिकारी है, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, ये धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। थैंक यू सर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संजय बड़ाया को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी की गई। विशेष कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन महाघोटाला मामले से जुड़ी यह खबर, 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश संजय बड़ाया के लिए जारी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संजय बड़ाया जल जीवन मिशन महाघोटाले में आरोपी और लगातार ईडी इसे लेकर पूछताछ करे। इससे पहले भी ईडी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ है और आगे भी संजय बड़ाया से पूछताछ जारी रहने वाली है। संजय बड़ाया को जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। आज विशेष कोर्ट में संजय बड़ाया की पेशी की गई क्योंकि ईडी की ओर से जो रिमांड अवधि मिली थी उसे पूरा कर लिया गया और पूछताछ की गई एक लंबी फहरिस्त सवालों की, जिसमें कई राज भी सामने आए हैं, कई बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।